बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। गुज़िश्ता 3 माह से जारी सियासी बहरान अब अपने उरूज पर पहुंच चुका है। 22 जुलाई को अभी जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने, उस रूलिंग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत गई और अदालत जाने के बाद पीटीआई ने जब इस दरख्वास्त दायर की तो उस पर समातें शुरू हुई और समातों में जजेस के दलाइल सुनने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने यह फैसला किया कि फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया जाएगा। जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है, इस बेंच पर सोशल मीडिया के जरिए खूब तनकीद शुरू करवाई गई हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। अब फुल कोर्ट बेंच बनाने के मामले को लेकर अब से कुछ देर पहले 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से किसी की ख्वाहिशात नहीं चलेंगी। हम मेरिट पर फैसला करेंगे, हमें दलाइल दें, हमें मुतमईन करें ताकि हम मेरिट पर फैसला कर सकेंगे फुल कोर्ट बेंच बनना है या नहीं बनना। ये जो सियासी बहरान है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह से जारी है, क्या इसने अदालती बहरान को भी जन्म दे दिया है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आए हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा है तो वो तो सितंबर में जाकर बनेगा और वो इतनी आसानी से नहीं बन सकता। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा उन्होंने अपने रिमार्क्स में कि 186 वाला बाहर बैठा है, 179 वाला वज़ीर आला बन गया। मामले को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। और आज हुक्मरान इत्तेहाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज साहिबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अगर तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अदलिया पार्टी का सरबराह देखकर आइन की तशरीह बदल देती है। तहरीक इंसाफ तो पहले तनकीद करती रही है इदारों पर, जजेस पर भी। अब हुक्मरान इत्तेहाद भी अगर तनकीद कर रहा है तो इदारों की तौकीर फिर कैसे होगी और कौन करेगा? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, सियासी बहरान है, अदालती बहरान है, हिजान है, इन सब में अवाम परेशान है। अवाम के दुखों का अजाला आखिर कौन करेगा? मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, तूफानी बारिशें जारी हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, महंगाई अपने उरूज पर है। लेकिन सियासी और अदालती बहरान को लेकर सियासतदान इन सारे मामलात में बेहद मसरूफ़ है। अवाम की तकलीफ का किसी को कोई अजाला नहीं है। कौन करेगा? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तज्जियाकार मोना आलम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, सियासी बहरान ने अदालती बहरान को जन्म दे दिया। कोशिश जारी है, मेरा ख्याल है कि सियासी बहरान को अदालती बहरान में कन्वर्ट कर दिया जाए। समहाउ मुझे लगता यूँ है कि जैसे तमाम इदारों को अंदरूनी तौर पर और उसके बाद जो बैरूनी प्रेशर्स हैं उसके नीचे इस तरीके से घायल कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कि वो बिल्कुल से ही खामोश होकर बैठ जाएं। किसके आगे, ये मुझे अभी समझ नहीं है। क्या ये अशराफिया की वो जंग है जो कि अपनी पोजीशन को अनक्वेश्चनेबल पावर के साथ कायम रखना चाहती है?
इख्तराएँ हैं, ये वो हैं जो कि आपको हर तरफ से उलझाना चाहती हैं, हर मसले में और हर किस्म की मुश्किल में फँसाना चाहती हैं ताकि ये रियासत अनगवर्नेबल हो जाए, ये कौम अनगवर्नेबल हो जाए और ये मईशत तो ऑलरेडी अनगवर्नेबल है। मोना साहब, आप क्या समझती हैं, सियासी बहरान इस वक्त जारी है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा, इस सियासी बहरान ने अदालती बहरान को भी पैदा कर दिया? देखिए जवाब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ बात। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ। ये तो एक तो गवर्नमेंट की तो ये डिमांड है ना कि फुल बेंच बनाया जाए, फुल बेंच सुने, और ये 3 जो जजेस हैं ये उनके खिलाफ उनका एक ओपिनियन उनको लगता है कि इनके फैसले इनके खिलाफ आएंगे, तो ये कहते हैं कि पूरा बेंच सुने। फिर उसमें जो अदालत की तातीलात वगैरह हैं उनका भी कोई अमल दखल आ जाता है। खैर वो डिमांड मैं कहती हूँ फिर भी लेजिटिमेट है कि अगर इनको लगता है कि और जजेस का उसमें शुमार होना चाहिए बेंच में, ठीक है, लेजिटिमेट है। थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे मैं जाना चाहती हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज साहब का, उसके ऊपर मतलब वो अगर इलेक्शन जो उस दिन हुआ, जो उस रोज हुआ, जो मेजॉरिटी को यानी कि अक्सरियत को डिनाई किया गया, अक्सरियत की बात को रद्द किया गया। सही बात है बिल्कुल। अभी जैसे अभी शहजाद साहब भी कह रहे थे कि 186 लोग एक तरफ हैं, वो नहीं, वो मायने नहीं रखते, जो उनसे कम जिनके नंबर्स हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा। फिर 17 जुलाई को, 22 को तो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ ना, 17 जुलाई को जब पंजाब के तकरीबन एक होलिस्टिकली 20 अजला में इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाब हुए, और उसमें सेंट्रल पंजाब जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी एक ज़माने में हुआ करते थे नून लीग के, वहाँ पर भी हुए, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने शिकस्त खाई। नून लीग को वो मैंडेट नहीं मिला जो कि वो सोच रहे थे या जिसका वो दावा कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि 17 जुलाई को जो इतना बड़ा एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक वाज़े तौर पर एटलीस्ट पंजाब के अवाम का एक सिम्त नजर आ गया कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो किस पार्टी को ज्यादा पजीराई दे रहे हैं। अगर वो सिम्त नजर आया और इतना क्लियर आया कि हुकूमत के अपने लोगों ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं, आपने देखा है मरियम नवाज साहिबा, दीगर भी हुकूमत के लोगों ने, बहुत बड़े बड़े उनके अहदेदारों ने, मिनिस्टर्स ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं शिकस्त, हम अवाम में दोबारा जाएंगे, यही डेमोक्रेसी है। तो वो डेमोक्रेसी जो 17 जुलाई को नजर आई, उसकी अक्कासी 22 जुलाई को क्यों ना हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर शिकस्त तस्लीम कर ली थी तो 22 जुलाई को इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स एंडेवर करने का पॉइंट ही क्या था, जिस वजह से, जिसके जरिए आपने अक्सरियत को जो है रद्द किया, अक्सरियत को आपने डिफाई किया कि नहीं, हम ये अक्सरियत को नहीं मानते, जो कम लोग हैं, जिनकी तादाद कम है, उनका वजीर आला आएगा। फिर एक अजीब सी बहस में हम उलझ गए कि जी पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री पार्टी हेड, वो एक बहुत अजीब सी बहस नजर आई। अगर मैं उस बहस को सही भी मानूं और अगर मैं ये भी लेकर चलूं कि बतौर पार्टी हेड चौधरी शुजात साहब कोई भी फैसला दे सकते हैं, ठीक है, मैं अगर ये बात भी सही मान के चलूं, तो ऐसी क्या एक मुसीबत आन पड़ी थी जिस वजह से उन्होंने बिल्कुल 11th आवर एक उनका खत आया और वो वाया भटिंडा आया और वो डिप्यूटी स्पीकर के टेबल पर जाकर ऐसे यूं आके पड़ गया। और फिर उन्होंने कहा कि जी वो अपने मेंबर्स को बताते, कोई मीटिंग करते, कोई पहले से उनके साथ मुशावरत करते, उनसे पूछते, उनको बताते कि भाई ये मेरा पार्टी फैसला है, ये मेरा डिसिप्लिन एक फैसला है कायदे का जो आप सब तमाम ने फॉलो करना है। ये क्या बात हुई कि उनके जो तमाम अरकान थे वो वोट दे रहे थे दूसरी तरफ, और पार्टी हेड का फैसला आया जो कि उन्होंने अपने मेंबरान को देना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने बल्कि डेप्यूटी स्पीकर को दे दिया जो कि किसी और पार्टी का है, और उसको उन्होंने दिया। और वो फिर वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा जी मेरे पास आया है ये खत, और इस खत की बुनियाद पे मैं आज की तमाम कार्रवाई और आपके तमाम काफ लीग के लोगों के वोट रिजेक्ट करता हूँ। ये उसी तरह की बात है जो कि नो कॉन्फिडेंस वोट के दिन 3 अप्रैल को हुई थी, यही हुई थी, इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं हुई थी। उस दिन भी इसी तरह से एक खत की बुनियाद पर पूरे जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको सबवर्ट करने की कोशिश की गई थी। आज भी यही हुआ, मतलब 22 जुलाई को भी यही हुआ, वही सब वर्जन हमने अभी भी देखी, जिसकी बिना पर सबवर्जन की गई। आप याद कीजिएगा राजा बशारत साहब उनसे कह रहे थे उस आर्ग्यूमेंट में, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जो 63(1)A पड़ा हुआ है वो तो ये रीड करता है, उन्होंने अपना 63(1)A रीड कर बताया। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा नहीं, ये नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वो पढ़ रहा हूँ, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक जो पैराग्राफ है उसको उन्होंने कोट किया। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से, उसके बिल्कुल अगले रोज यानी 23 जुलाई के बाद से आज तक सुप्रीम कोर्ट उनको बुला रहे हैं और ये कह रही है कि वाजे करें हमने ऐसा कहाँ कहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये सारी बातें बहुत अजीब सी हैं। मतलब अगर आप कहते हैं ना 3 अप्रैल को सबवर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन एक खत की बुनियाद पे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सियासी बहरान पर तो आपने तफसीलन रोशनी डाल दी। नहीं था। बिल्कुल ठीक, आपने रोशनी डाल दी सियासी बहरान पर। क्या अदालती बहरान पैदा हो गया सियासी बहरान से, आप समझती हैं?
जी, जी, बिल्कुल हो गया ठीक है है, और मुझे बिल्कुल लगता ठीक। है कि ये इदारों को, क्योंकि अभी नून लीग थोड़े रोज़ पहले तक यही कह रहे थे कि इदारों को नहीं घसीटना चाहिए, वो पीटीआई पर तनकीद करते थे। हम भी पीटीआई पर तनकीद करते थे कि ये बंद करे इस तरह की बातें, एक्स, वाई और फलाना और ये ठीक है न्यूट्रल मुन्ना और साहब, ये आपका वो। पॉइंट आया, तो बिल्कुल। ये दूसरा इदारा ये भी उतना ही काबिल एहतराम है। इसको आप क्यों फिर इस तरह से मलाइन कर रहे हैं? राइट, ठीक है। सजाद मीर साहब, अदालती बहरान भी पैदा हो गया, सियासी बहरान तो था ही पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह से। मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, मैंने मुनीर नियाजी का शेर पढ़ा था, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सन मरंदा शौक भी सी। सूरत हाल ये पैदा होती है कि इस मुल्क में जो कुछ भी होता है, हम ये कहते हैं कि ये सियासत का पैदा करता है। मईशत खराब हुई, हम कहते हैं सियासत ने पैदा की है। लोगों का अखलाक खराब हुआ, हमने कहा गाली गलौज का कल्चर जो है सियासतदान पैदा करते हैं। अब हम कहते हैं कि अदालतों ने अगर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट की है तो उसकी वजह सियासतदान है। बात दुरुस्त है, गलत नहीं है, लेकिन इससे उलट भी दुरुस्त है। खुद अदालतों ने कुछ ऐसे फैसले दिए हुए हैं जो कंट्राडिक्टरी हैं। नजरिया जरूरत के तहत है या किसके तहत है मैं कुछ नहीं कहता, और ये फैसले कोई 70 साल की मुद्दत में नहीं दिए हुए, यही 5-10 सालों में दिए हुए। एक बड़े बेंच ने दिए, एक छोटे बेंच ने दिए, उस छोटे बेंच ने दिए, किसने दिए, मुझे इसमें कोई गरज नहीं है। लेकिन अदालतों के फैसलों ने ही कन्फ्यूजन क्रिएट की है। पिछले दिनों जो फैसला आया जिसके तहत डी सीट होने का मतलब ये भी लिया गया कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे। हालांकि पहले ये कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कुछ दूसरी सूरत हाल है, उनके वोट काउंट नहीं होंगे। जब ये कहा गया कि वोट काउंट नहीं होंगे तो उसका मतलब जो था वो बिल्कुल डिफरेंट निकल आया। जी। उसका मतलब ये निकल आया कि हमजा शरीफ ने जो वोट दिए 197 वो गलत थे। अगर वो वोट काउंट होते जो कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आइन में यही है, अदालत ने मावराए आइन फैसला किया है, रीराइट किया है आइन को, ये बहुत से कानूनदान कहते हैं, उस वक्त भी कहते थे, आज भी कहते हैं, तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। वो फिर हो जाती है कि हमजा शरीफ को आप 197 वोट के साथ आप रियाला समझे, फिर हाँ। उसके खिलाफ 2 कॉन्ग्रेस मोशन लाएं, कुछ करें, फलां करें, ये करें, दूसरी जल पैदा होती है। ये जितनी कॉम्प्लिकेशन आज सिर्फ एक मसले पे नहीं है, बेशुमार मसलों पर कोर्ट ने बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा की हुई है। अब ये का मसला था, ये तय हो गया था कि सीनियरिटी की बेस पर सज्जाद अली शाह निकाल दिए गए, फुल फैसला करके कि जो सीनियर मोस्ट आदमी हो उसे ही आगे जाना चाहिए, उसे ही एलिवेट होना चाहिए, उसे चीफ जस्टिस होना चाहिए। बेंच ने उठा के उनको निकाल दिया। हमने वो नवाज शरीफ का नाम लगा दिया कि नून लीग ने निकाल दिया, उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी, वो कर दी। उसने एक दिन में 14वीं तरमीम 13वीं तरमीम खत्म कर दी थी, एक मिनट में आईनी तरमीम खत्म कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमने एक तय किया इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी इसको सुनेगी और ये करेगी, वो करेगी। उन्होंने कहा हाँ सुन ले। सुनने के बाद उन्होंने मुकदमा लिया वापस और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको अंडू कर दिया। तो जजों की तकर्री का मसला भी जो आ गया वो सुप्रीम कोर्ट की स्वीट फील्ड पे आ गया। तलाश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको एलिवेट होना चाहिए, होते रहे पिछले दिनों में। अब हम नंबर 4 को एलिवेट कर देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसका हिंदुस्तान में बहस चली कि बेंच इस तरह कोई इस तरह तकर्रर किया जाए कि 3 या 4 सीनियर वो जज जो हैं वो बेंचों का तकर्रर करें या जो तकर्री का फैसला करें। हमने सारे इख्तियार दे दिए चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस को इख्तियार देने का वो चाहे तो सुओ मोटो ले लें इस बात पर कि आपने जो तकर्रियां क्यों की हैं, मैं आइंदा से इसको देखूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब किसी ने कहा था जुडिशियल मार्शल लगा रहे हैं आप इस मुल्क में, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि अदलिया गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदान ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक का कसूर नहीं है, हर अदारा जो है अपने अपने हिस्से में हिस्सा डालता है। मईशत टेक्नोक्रेट्स ने तबाह नहीं की, हमारे वो लोग जो मईशत चलाते हैं उनकी गलत पॉलिसियों ने तबाह नहीं की। लेकिन हम कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा मईशत का यही हाल रहेगा। ये बात भी दुरुस्त है। तो भाई बात यह है कि अपना बोझ दूसरों पर डालने के बजाय अगर अपना बोझ उठाना खुद सीखें तो शायद बहुत से मसाइल का हल निकल आए। इस वक्त जो अदालती बहरान पैदा हुआ है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट किसने की है? अदलिया के फैसलों ने की है, और अदलिया ने ये फैसले कोई बहुत पुराने नहीं किए हुए हैं, हाल ही में किए हुए हैं। और अब मैं वो मरियम नवाज ने आज, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, शायद इससे मेरा बाइस जाहिर हो जाए,
मैं ये कहूँगा आर्टिकुलेट गुफ्तगू की और बताया कि हम हमारे साथ क्या, उनके तवाज़ुन बराबर रखो, लकड़ी का तवाज़ुन बराबर रखो। ये सारी बातें जो हैं, सारे इदारे हमारे मुल्क में जो हैं, सारे के सारे इदारे, बिला इस्तिस्ना, वो खुदा के लिए कोई अकल करे, और अब मामला बहुत आगे बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मरियम नवाज साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा और हुक्मरान इत्तेहाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें आज काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई अदलिया के ख़िलाफ़ भी। तो इदारों की तौक़ीर कौन करेगा, ब्रेक के बाद पर बात होगी। आज हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा कि तराजू को बिल्कुल ठीक रखना होगा, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया पार्टी का सरबराह देकर आइन की तशरीह बदल देती है। इतनी ज़्यादा सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया गया। सजाद मीर साहब, इदारों की तौक़ीर कैसे होगी, कौन करेगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आर्टिकुलेट कहा था, आर्टिकल फॉर्मेशन थी, वो ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो रवैया इख्तियार किया है, 2 दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए लिबर्टी में इज्तिमा से खिताब किया था। ये रवैया मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ देने वाला है। नून लीग को क्या देगा ये तो मुझे नहीं पता, इस मुल्क को तो कम अज़ कम कुछ नहीं देगा। हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये ज़ुबान यकीनन बहुत से जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं या बहुत से गुफ्तगू की गई है, वो दुरुस्त है। वो तंग आमद बजाग आमद की बात है कि आप तवाज़ुन ठीक नहीं। मसलन ये बहुत से लोग मुस्लिम लीगी अब कहते हैं कि आप बराबर का प्लेइंग फील्ड हमें दें और तो हम खेलें इसमें। आप वो सारा केस बनाते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को भेजा गया, ये किया गया, व्हाट्सएप पे आया फलां, वो जो एक किस्सा है, कहानी है। अच्छा, वो सारी जो है ना, वो पीछे चली गई हालात की वजह से। वो कहते हैं कि जब वो यानी कि अब वो ये बात तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर है, तो एक तरह से जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मेडिकल अपना उसका मसला होगा, दूसरे मसाइल होंगे। अच्छा, ये उनका मसला है कि वो तय करें कि मेडिकल मसाइल हैं कि नहीं है, या तय करें कि सियासी मसाइल हैं, क्या है मसाइल हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि नवाज शरीफ अगर मुल्क अब साग डार आ रहे थे मुल्क, ऐलान कर दिया 10 दिन के अंदर आऊँगा, आप कहाँ आ रहे हैं? आप बोल ही नहीं रहे, कहीं उनका पता ही नहीं चलता। तो अगर ये लोग मुल्क में नहीं आ पाते या नहीं आते, तो कुछ वजह होगी ना इसकी। ये हम जो एक खुफिया सी क्लियरेंस मिलती है और खुफिया सी रुकावटें खड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं कि ये फलां आ जाएँगे, फिर तय होती है कि नहीं आएँगे। वो कहते हैं हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान के साथ? जब अगर नवाज शरीफ मैदान में मौजूद हो, तो वो फेस करेगा। वो शायद उसका बयानिया जो है, वो उसी शिद्दत के साथ चले। लेकिन ये इतना बड़ा खर्चा, ये वही सूरत-ए-हाल है कि जब कहा गया कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएँगे। आखिर बेनज़ीर को अलाउ करना पड़ा, जिस पर नवाज शरीफ को भी फिर सऊदियों ने कहा कि ये भी आएँगे, और उसके नतीजे के तौर पर मुल्क में क्या हुआ? एक डिफरेंट सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। तो इस वक़्त भी सूरत-ए-हाल यही है कि जो भी नक्शा बनता दिखाई देता है, उसमें कोई इस्लाह की गुंजाइश आपको मुश्किल नज़र आती है। ये इसका मरियम का जो मौक़िफ़ है, उसमें बहुत सी बातें जो हैं, जो मैं दोहराना नहीं चाहता, और वो ठीक हैं, वो गलत नहीं है। ये हुआ है, हमारी अदलिया ने भी ये काम किया है, हमारे इदारों ने भी बहुत से काम किए हैं। लेकिन इन्होंने जब दोबारा अदारों के खिलाफ जंग शुरू की है, पहले ये थे कि इन्होंने ये बयानिया इख्तियार किया था और पॉपुलर हुआ था, और वही बयानिया लेकर इमरान चले हैं तो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये सोच रहे होंगे कि हम दोबारा वही बयानिया इख्तियार करें। मेरे ख्याल में दोबारा वो बयानिया इख्तियार करना अभी इज़ टू लेट। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये एक बात है कि वो जो दलाइल दे रही हैं, वो तो सुनना चाहिए। और अगर इस मुल्क में कोई सोचने समझने वाला अदारा मौजूद होता, कोई थिंक टैंक मौजूद होते, तो इस पर गौर करते और देखते कि इससे हमें क्या नुकसान पहुंचा है और क्या नुकसान पहुंच सकता है। मोदा साहब, आप क्या समझती हैं? काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़बान आज इस्तेमाल की गई हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ, ख़ास तौर पर अदलिया के खिलाफ। इदारों की तौक़ीर कैसे होगी? देखें, मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया है ना, एक तो 17 जुलाई को फिर से वापस जाना चाहती हूँ। 17 जुलाई का जो रिजल्ट था, उसके बाद से पीएमएलएन के अपने लोग और उनके जो बहुत सीनियर लीडरान हैं, इवन जावेद लतीफ़ साहब वगैरह, वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये बातें करने में, और वो ये कह चुके हैं कि जी क्योंकि हमने अपने बयानिए से हम पीछे हटे,
हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, जिसके ऊपर हमें भी मुकम्मल एतमाद नहीं था या हम लोग पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं थे। और फिर उसके बाद हमने हुकूमत बनाई वगैरह वगैरह। तो यानी कि ये हमारा जो एक पुराना एक बयानिया था, जो नवाज शरीफ का बयानिया था, उनकी नाअहली के बाद से जो उन्होंने अपनाया था, जिसको पजीराई मिली थी, हम उससे पीछे हटे। और इसके पीछे हटने की वजह से इमरान खान साहब ने जब वो बयानिया अपना लिया अपनी हुकूमत गिरने के बाद, तो उसकी वजह से वो दरअसल पंजाब जीत गए और नून लीग पंजाब हार गई 17 जुलाई को। तो इस वजह से इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए इन्होंने इसी बात को आगे किया। और जब 22 जुलाई को इनके मन मंशा के हिसाब से जब रिजल्ट्स ये लोग लेकर आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर पीटीआई गई, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अपना इंटरवेंशन किया। उसके बाद इनको ऐसा लगा कि नहीं, हम उसी बयानिया पर वापस अगर जाएंगे तभी हमारी आवाम में पजीराई होगी, क्योंकि हमारे लिए वही अच्छा था। जब तक हम नवाज शरीफ या अपने उस बयानिए से हम लोग लगे रहे, उसको अपनाते रहे, तब तक हम पॉपुलर थे। जैसे ही हमने उसको तर्क किया, उससे पीछे हटे या मध्यम कर दिया, हम हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर गया। और उल्टा ये कि वही बयानिया इमरान खान साहब ने अपना लिया, सारे के सारा, चाहे वोट को इज्जत दो की बात हो, मुझे क्यों निकाला, ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जब करना शुरू की तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इसमें कोई शक भी नहीं है। इमरान खान साहब खासे गैर मकबूल हो गए थे अपनी गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन फिर उसके बाद से जब उनका आउस्टर हुआ, जब उनकी हुकूमत गई और उन्होंने इस बयानिए को दोबारा से पकड़ा और अवाम में लेकर गए, तो उनकी मकबूलियत बढ़ी, उनका ग्राफ बढ़ा, उनके लिए लोगों की सिंपैथी बेहतर हुई, सब कुछ हुआ। तो इसका ये तमाम चीजें नून लीग ने रियलाइज की और इस वजह से उन्होंने फिर अपना ये तमाम बयानिया रिविजिट किया। ठीक किया, मैं ये बात अग्री करती हूँ कि ये उन्होंने ठीक किया है, चले देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। लेकिन कुछ अल्फाज का जो चुनाव आज की भी प्रेस टॉक में हुआ, मैं उनसे बिल्कुल अग्री नहीं करती। और मुझे भी यही लगता है, जैसे मैंने आपसे पहले हिस्से में अर्ज किया, कि वो एक अटैक, एक डायरेक्ट किस्म का अटैक सा मालूम होता है। वो मुझे लगता है उस चीज को थोड़ा सा डेलिब्रेट करना चाहिए था। अगर ये तमाम सिलसिला आपको पता है ओवर द वीकेंड डेवलप हुआ, तो प्रेस टॉक जो भी थी, जिसने भी जो जो कुछ कहना था, वो खुद से देते, खुद से एक थोड़ा सा उसके ऊपर डेलिब्रेट करते, चीजों को थोड़ा सा पेपर पे जॉट डाउन कर लेते कि जी क्या कहना है, किन अल्फाज का चुनाव करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत जी हसास मामला है। और जरदारी साहब भी इस वक्त दुबई में है, ये भी एक बहुत इस वक्त मायने खेज सी बात है कि वो भी एक अजीब तरह से वो इस वक्त दुबई चले गए हैं। ऑल्दो ये कि चौधरी शुजात हुसैन को कन्विंस करने में एटलीस्ट जो हमें नजर आता है अपेरेंटली जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक। फिर उनकी जो एब्सेंस है वो भी बहुत मायने खेज नजर आ रही है। लेकिन नून लीग को अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करना पड़ेगा, वरना फिर ये कि वो तो बहुत बुरी तरह से फंस के रह जाएंगे। ठीक है। आज ये भी मरियम औरंगजेब साहिबा से कोई पूछे कि क्यों इनके सरकारी मीडिया ने एयर नहीं की मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो उसके ऊपर कह रही हैं कि नहीं, वो सैटेलाइट बैठ गई थी, ये हो गया था, लेकिन इसके पीछे और दीगर अवामिल हैं जो कि शायद वो किसी और से बेहतर जानती है। तो ये राइट। तमाम बातें इनको अपने पार्टी के अंदर भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इनकी पार्टी के साथ दिखने में तो है, लेकिन एट द बैक या पसे पर्दा वो इनकी पार्टी से उस तरह से साथ नहीं है। उनकी लॉयल्टीज या उनकी जो एक जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है वो जी किसकी तरफ है, ये खुद भी सोचे। और मुझे लगता है कि लंदन की लीडरशिप को भी इनकी सोचना चाहिए इन मामलात ठीक पर। है। वो शायद मुझे लगता है सिर्फ बहुत एक सरसरी सी पिक्चर देख रहे हैं, वो बातों की तह तक, गहराई तक नहीं जा पा रहे। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इदारों की तौकीर कैसे होगी? इतनी ज़्यादा सख्त ज़बान आज हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इस्तेमाल की गई, ख़ास तौर पर अदलिया के खिलाफ। और देखिए, आपने कहा कि ऑफेंसिव पे चले गए, एग्रेसिव हो गए, और क्या उसकी वजह क्या है? और वो आपको नज़र आता है कि जब हुकूमती इत्तेहाद एग्रेसिव हो जाए, जबकि वो सियासी हुकूमत भी उसने की है और वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। हुकूमतों का काम तो मामलात को सुलझाना होता है, रफा दफा करना होता है, हमले करना तो नहीं होता इदारों पे या अपने मुल्क के बाकी एलिमेंट्स पे, लेकिन ये कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कोई ना कोई डिस्पॉन्डेंसी, कोई फ्रस्ट्रेशन तो है इसके अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम जो हैं वो एक मजबूत आसाब की मालिक हैं, एक बड़ी अच्छी ऑरेटर भी हैं, और उनके अंदर वो तमाम काबिलियतें या बड़ी हद तक बहुत ज़्यादा का वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे लीडर को बना सकती हैं। अभी बनने में उनको वक्त लगेगा, लेकिन बना सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है साथ नेगेटिव्स भी काफ़ी सारे अटैच्ड हैं उनके, तो उनसे हटे बगैर दूसरी बात कि उन्होंने जिस तरीके से वो बातें आज की, आज जिनका जिक्र हुआ, तो वो एक सेलेक्टिव एमनीसिया है कि मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, कुछ याद नहीं आ रही। यही अदलिया पीएमएलएन के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, और वो तमाम चीज़ें जो कर चुकी है वो ज़ाहिर है कि इनके पैराए में या इनके नैरेटिव में नहीं आ रही हैं। उसकी तारीख है, मैं दोहराना नहीं चाहता। दूसरी बात एक और जो चीज़ की जा रही है वो ये है कि इमरान खान इतना पॉपुलर क्यों है?
और उसके बारे में ज़्यादा ये कहा जाता है कि वो निकला और एग्रेसिव हुआ। एग्रेशन शायद उसको पॉपुलैरिटी दे गई है। एग्रेशन लोगों के लिए तमाशा तो बनती है, लेकिन पॉपुलैरिटी मेरी नज़र में नहीं देती। पॉपुलैरिटी सिंपैथी देती है। पीपल्स पार्टी के अंदर जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का उसकी उनकी शहादत हुई जी। और उसके बाद अगले इलेक्शन जो हुए, तो उसमें कौन-सा ऐसा एग्रेशन था जो कि हमें फटाफट पता लगा? एक सिंपैथी वेव क्रिएट हुई। इमरान खान के लिए एक सिंपैथी वेव क्रिएट हुई जिस तरीके से उनको निकाला गया था और उसके बाद लोगों का ख्याल था कि ज़रा ज़्यादती होगी इस आदमी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा और अरसा इंतज़ार कर लेते, साल ख़त्म होने वाला था, अब अपना टर्म पूरा करता, फिर इलेक्शन हो जाते, बात ख़त्म हो जाती। तो एग्रेशन से ज़्यादा एक लोगों का मेरा ख्याल में एक शऊर है, एक आगाही है जो कि उनको बताती है कि आया कौन सही है और कौन गलत है। तो जो सही होता है उसके बाद जब आप दोनों का मुकाबला करते हैं और यहाँ पर पीएमएलएन को अपनी मंजी तले डांग मारनी पड़ेगी, जो मोना ने कहा, उन्होंने तो कुछ लोगों को स्पेसिफाई किया। मैं ये कहना चाहता हूँ मुकम्मल सियासी सोच को बदलना पड़ेगा पीएमएलएन को, क्योंकि जब तक इनके हाथ जी। से इनके घरों से ही लीडर निकलेंगे, जो मर्जी हो घरों से ही लीडर निकलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पिछले चंद महीनों के अंदर या हफ्तों में कोई ऐसी बड़ी कमाल की चीज़ पंजाब में नज़र नहीं आई जिससे मैं कहूं कि अगर ये होते तो अब तक हम पिछले 3 महीने में क्या कमाल कर चुके होते। तो इनको देखना पड़ेगा कि आपको जब कंपेयर किया जाता है तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी आप लेके अपने साथ चल रहे हैं, चाहे आपके ऊपर एलिगेशंस की है, चाहे मुकदमों की है, चाहे किसी और चीज़ की है, या डायनास्टिक पॉलिटिक्स की है, जिससे पाकिस्तान के अवाम अब मुतनफ़्फ़र हो चुके हुए हैं। ये लफ्ज़ मैं बड़ा गौर सोच समझ के कह रहा हूँ, मुतनफ़्फ़र हो चुके हुए हैं। और ये जो नैरेटिव है, ये बहुत दूर और देर तक फैलता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीएमएलएन, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसको इस तरीके से अपना तशख़्ख़ुस नहीं खोना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि वो बहुत एक ज़बरदस्त बैलेंसिंग एक्ट है अगेंस्ट एनी अदर फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स जो कि उभरती है या उभरेगी आइंदा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें देखने वाली हैं। और जहाँ तक इदारों की बात आपने की, देखिए इदारे इस मुल्क के साथ ही हैं, वो अपना रोल अदा करते रहेंगे। ये मुल्क और रियासत और कौम कायम है तो इदारे भी इंशाल्लाह कायम रहेंगे। मेरा ख्याल है अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने फेलियर्स बड़ी आसानी से एक दूसरों पे थोपते हैं, इनको वो नहीं करना चाहिए। अपनी चारपाई के नीचे डांग मारें, बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अपोजिशन भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ है और हुकूमत की जानिब से भी इदारों के ख़िलाफ़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती नज़र आ रही हैं। जलसे जुलूस भी दोनों जानिब से ही हो रहे हैं। आवाम की तकलीफ़ का किसी को एहसास नहीं है। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है और मुआशी सूरत हाल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क मुसलसल पस्ती की तरफ जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल पूरे मुल्क में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बारिशों ने मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक बहरान है, हैजान है, अवाम परेशान है। अवाम की तकलीफ का अजाला करने वाला कौन है शहजाद चौधरी साहब? देखिए, जो करने वाले हैं वो तो अपनी जगहों पे मौजूद हैं। सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, उन्हीं के पास सारा कंट्रोल है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, उनको अपना काम करना चाहिए। आजकल आप बहुत ज़्यादा बड़े लंबे-लंबे एड्स देखते हैं सिंध गवर्नमेंट के कि वो किस तरीके से अपना काम कर रही है कहने में उनके, और उसके हिसाब से आप वो उसका एक एक व्यू देखते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत अपनी जगह पे कायम है, खैबर पख्तूनख्वा अपनी जगह पे कायम है। मसला है पंजाब में, और अगर आपकी शिकायत पंजाब की है तो पंजाब की शिकायत सिर्फ आपकी नहीं, 12 करोड़ लोगों की है। आज चीफ जस्टिस साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हम एक पूरा फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें। मसला ये है कि सितंबर तक हमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जजेस साहबान छुट्टियों से वापस आएंगे, उसके बाद आके फिर एक फुल कोर्ट बनेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो गवर्नेंस और इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। हम इस लिहाज से इस मामले को इस तरह छोड़ नहीं सकते। इस गवर्नेंस को इतनी देर तक इस तरीके से छोड़ इन अबेयंस नहीं रखा जा सकता। किसी ना किसी को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये फैसला इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है पाकिस्तान की सियासत उस नहज पे पहुंची है, और ये हमेशा से आदतन उस नहज पे पहुंची हुई है जहां पर के आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये आर्बिट्रेशन के लिए या जाते हैं अदालतों में, और अदालतों से फिर फैसले इनको मिलते हैं।
वो फिर आर्बिट्रेशन भी होती है, जहाँ पर के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैंने पिछले मर्तबा आर्बिट्रेट करके आपको इस रास्ते पे डाला था कि ये 17 का इलेक्शन कर लें, उसके बाद फिर 22 को देखेंगे। उनने एक रास्ता निकाला था, उन्होंने कहा वो भी एक रास्ता है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि शायद मुझे इसी किस्म का रास्ता लेना पड़े, लेकिन फैसले मिलते हैं अदालतों से। फिर जाते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के पास, फौज के पास, आर्बिट्रेशन के लिए। तो ये 2 अदारे बदकिस्मती से हमारी तारीखी सियासी तारीख में आर्बिट्रेशन का रोल अदा करते रहे हैं। सही है, क्योंकि वजह ये है कि सियासत आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकती। सियासत पोलराइज्ड की इंतहा तक पहुंच चुकी हुई है। सियासत गुफ्तगू करने की अहलियत नहीं रखती। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आन पहुंचा है कि चाहे वो अदालत है, वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करे, चाहे वो बैकड्रॉप में या बैकग्राउंड में फौज का रोल है, जिसका भी है, ये मिल के इन तमाम लोगों को इकट्ठा बिठाएं। फ़ौरन से पेशतर सियासी ताकत क्या होती है? सियासी ताकत जो लोग हैं वो अवामी मैंडेट है। जाना पड़ेगा वापस वो मैंडेट लेने के लिए। शहबाज शरीफ साहब मैंडेट लेके आए, आज वो कमज़ोर उतना नज़र ना आए जिस तरह नज़र आते हैं। आज उनको इतना शोर ना मचाना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तान को वापस लोगों के पास जाना पड़ेगा एक जनरल इलेक्शन में, और वहाँ से जाके मैंडेट लेना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान अपने रास्ते पे वापस आ जाए जो डी ट्रैक हुआ हुआ। ठीक। सजाद मीर साहब, बहरान है, सियासी बहरान उरूज पर है, एक हैजानी कैफियत भी है, आवाम परेशान है, आवाम की तकालीफ का अजाला करने वाला कोई नहीं है। आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। कराची की तो हालात ऐसे हैं, वो तो हम जिक्र कर भी लेते हैं। शायद वो शहर बनाया ही नहीं गया था इस लिहाज से कि वहाँ बारिश होगी। 7-7 साल वहाँ बारिश नहीं होती थी। मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे याद है कि एक साल से 77 में कब 30 जून को बारिश हुई, और कोई ऐसी बड़ी बारिश नहीं थी जो आज के लिहाज से देखा जाए, लेकिन उस पर ड्रामे बन गए या टीवी फ्यूचर आने शुरू हो गए, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो गया। उस शहर की हालत ये थी। उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट का हमने हाल किया है कराची का, उसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन हम जो चीज़ भूल जाते हैं, तो कराची तो हमें याद है, बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं, मीडिया है, सब कुछ है। बलूचिस्तान में जो हुआ है उसका क्या इलाज? आपने नए बंद बनाए, नए डैम बनाए, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए वहाँ पानी नहीं है, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए ज़रा डैम होने चाहिए थे, लेकिन जो बनाए वो पहले साल ही टूट गए। पता चला कि आपने पैसे खा लिए उसमें से, कुछ किया ही नहीं उसमें। क्या हाल होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए, क्यों कर होना चाहिए था। हम किसी जगह भी तरीके से सेट होकर काम नहीं कर रहे। पंजाब में अगर अब तो हमजा शहबाज शरीफ या फलाह की लड़ाई शुरू हुई है, सरदार चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या हाल था? बुजदार की सूबत था ये सूबा, और आते थे वजीर आजम इस्लामाबाद से, उनको इंस्ट्रक्शन दे के चले जाते थे। 6-6 चीफ सेक्रेटरी और 7-7 IG बदले जाते थे। हर शहर का, हर डिस्ट्रिक्ट का DC जो था पता नहीं कितनी बार बदला गया, कमिश्नर कितनी बार बदले गए। ये सारी सूरत हाल पैदा आज से थोड़ी हुई है। कुछ लोग थे जिन्होंने अच्छा काम किया, मतलब मेरे ख्याल में सिर्फ शहबाज शरीफ भी अच्छे वजीर आला नहीं थे, बल्कि परवेज लाई भी अच्छे वजीर आला। अपने ज़माने में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। सिर्फ एक बात थी कि शहबाज शरीफ का जरा इनिशिएटिव तेज था। मेरे घर के बाहर यहाँ फ्लाईओवर बना हुआ था, वो 1 साल से पड़ा हुआ था, बाकी पानी रहा था, मुकम्मल नहीं हो रहा था। पूछा क्यों नहीं हो रहा, जब मैं कराची से लाहौर आया वापस, मैंने क्यों नहीं हो रहा, पता चला जी आगे एक पेट्रोल पंप है, वो काम नहीं करने देता। शहबाज शरीफ आए, उन्होंने जब स्टे ऑर्डर वकेट हुआ शाम के 5 बजे, और अगले दिन सुबह से पहले उसको मसमार कर दिया और नया काम शुरू कर दिया। 4 महीने में बन गया। ठीक। इस किस्म के इनिशिएटिव की वजह से शहबाज शरीफ जो थे वो पॉपुलर हुए थे, वो काम करते हैं, डूअर है। लेकिन ये बात है, परवेज लाई भी विजन भी रखते थे, अच्छे आइडियाज भी उनके पास थे, काम उन्होंने अच्छे किए। ठीक है। लेकिन ये बुजदार जब आ गए और आपने इस्लामाबाद से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ये सारी सूरत पैदा कर दी, तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ठीक है मीर साहब, बिल्कुल ठीक। मोला साहब, आप क्या समझती हैं जो इस वक्त बहरानी सूरत हाल है, हैजान की कैफियत है, आवाम की तकालीफ का अजाला कौन करेगा? किसी को एहसास नहीं है आवाम की तकालीफ का। मुझे तो लगता है कि अच्छा एक एस्पेक्ट है इस पूरे इस वक्त क्राइसिस का जो आपने शामिल किया है आखिर में, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है। मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे कौन चढ़ाई कर रहा है, किसकी सियासत चमक रही है, किसकी डूब रही है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अवाम एक क्राइसिस में है। कराची का सबसे बड़ा संगीन मसला है, सबने उसकी निशानदेही की, और ऑप्टिक्स कितनी नेगेटिव जा रही हैं कि जरदारी साहब जो को चेयरमैन हैं उस जमात के, वो दुबई चले गए हैं। वो दुबई की जगह कराची भी तो मतलब वहाँ पर रह के कुछ सुपरवाइज कर सकते थे एक्टिविटीज को, या रिलीफ वहाँ के जो काम है उनको। सोशल मीडिया पर वायरल है वो फुटेजेस जहाँ पर
ठेले पर लोग मरीजों को ले जाने पर मजबूर हैं क्योंकि एम्बुलेंसेज या कोई रसाई नहीं है, बिल्कुल हर जगह रास्ते बंद हो गए, चोक्ड है, बिजली का तरसीली जी निज़ाम वहाँ दरहम बरहम है उस शहर में। जब भी बारिश हो अच्छा और एक गलत बात, ये जो ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है ना, ये कराची के लिए लागू नहीं होती। क्योंकि कराची में थोड़ी-सी भी बारिश हो, तो वो ऐसा भर जाता है, पूरी जो सड़कें, सारा इवन शाहराह फैसल तक ऐसे वहाँ पर भर जाते हैं, चोक हो जाते हैं, जैसे पता नहीं यहाँ पर कोई वेनिस है, ये कराची नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ये गलत आर्गुमेंट है कि ज़्यादा बारिश है, ज़्यादा पानी है। बेशक ज़्यादा बारिश है। इसके कहने का मकसद ये है कि अगर कम बारिश में भी उस शहर में कैपेसिटी ही नहीं है कि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करे, तो ज़्यादा बारिश में तो आप सोचिए कि क्या होता होगा। और ये सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है। मईशत का हाल दूसरी तरफ हमारे आगे बेहाल है, डॉलर के बनिस्बत रोज़-ब-रोज़ पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ लोगों का बड़ा हार्ड अर्न सरमाया है, वहाँ इन्वेस्ट हुआ है, वो गिरती जा रही है। इन्वेस्टर्स का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत अजीब सूरत हाल है और माजरत के साथ सारी की सारी जमातें सिर्फ जी और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में, अपनी हुकूमत बचाने में, दूसरे मुखालिफ की हुकूमत को गिराने में, सिर्फ इसमें लगे हुए हैं। अवाम की इस वक्त किसको पड़ी है? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इन तमाम को सोचना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि ये तमाम लोग किस मुंह के साथ जाएंगे अवाम में मैंडेट लेने के लिए। ठीक हम बात करते हैं मैंडेट लें, अवाम से फ्रेश मैंडेट लें। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम के पास दोबारा जाए ताकि आपको दोबारा स्ट्रेंथ मिले। लेकिन किस मुंह से जाएंगे अवाम के पास? किया जी क्या है इन लोगों ने? मेरी समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त सारी जमातें आप उठाकर देख लें, कोई एक भी ऐसा हो जो जी अपने काम पर फोकस कर रहा हो। इवन हुकूमत को आप देख लें, मिनिस्टर्स बैठे हैं, फंक्शंस अपने हो रहे हैं, किसी ठीक को है, परवाह नहीं है। इनकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज में से पूछे क्या हो रहा है, इनको कुछ भी सब नहीं, इनके मसरूफ हैं, कानों बिल्कुल पे जू नहीं बिल्कुल। रेंग रही है। ये वहां पर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अपनी सियासत बचा रहे हैं। दिस इज इट। टू हेल विद द ठीक पब्लिक, ये इनकी सोच है। ठीक है, आपका भी पॉइंट है। मुना आलम साहबा, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।